की कब्र पर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि धरातल तो रखी जा चुकी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था गैट। ठीक है, गैट क्या देखता था? वस्तु और सेवा के व्यापार का कोई अवरोध ना करे। किसका? वस्तु का एक तरह से व्यापार का कोई अवरोध ना करे, क्योंकि वस्तु का व्यापार होता था उस समय। जैसे हमारे देश की वस्तु दूसरे देश में जा सके और दूसरे देश की वस्तु हमारे देश में जा सके। ठीक है, इसके लिए कौन बनाया गया था? गैट। ठीक है, गैट बनाया गया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, इसी गैट का जब समय बदला तो 1995 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया था WTO। ठीक है, जो देखने लगा था तीन क्षेत्रों को। अब एक तो वस्तु को भी देखने लगा था, सेवा को भी देखने लगा था, और बौद्धिक क्षमता को भी देखने लगा था। ठीक है, किसको? वस्तु को भी, अर्थात सेवा का भी व्यापार निर्बाध रूप से हो एक दूसरे के देश में, वस्तु का भी निर्बाध रूप से व्यापार हो, और बौद्धिक क्षमता, हम विदेश में जाकर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सके, काम कर सके, और वहां के लोग हमारे यहां पर आ सके। ब्रेन ड्रेन जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से प्रवाह हो सके। तो इसीलिए क्या आया? WTO। अब WTO में ये कहता है कि व्यापार में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब व्यापार में रोक नहीं होनी चाहिए, तो ये मुद्दा पहुंचा MSP का WTO में। कहां पहुंचा? WTO में ये मुद्दा पहुंचा, MSP का मुद्दा ये पहुंचा कि भारत वास्तव में गेहूं को खरीद कर व्यापार को अवरुद्ध करता है, क्योंकि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है। मार्केट में सप्लाई कम होने के कारण से जो हमारे ग्राहकों को उचित कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। जस्ट लाइक ये सोचो, हमने 500 किलो गेहूं तैयार किया। अगर 500 किलो गेहूं अर्थव्यवस्था में जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई जब ज्यादा होगी तो फिर निश्चित तौर पर किसानों के कम दाम मिलेंगे। फायदा किसको होगा? ग्राहकों को। ग्राहकों को फायदा होगा। लेकिन इस 500 किलो गेहूं को खरीद कर बैठ जाए गवर्नमेंट ऑफ, जो व्यापार होगा नहीं, व्यापार नहीं होगा। जाहिर सी बात है किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत अच्छी मिलेगी, और जब किसानों को व्यापार की कीमत अच्छी मिलेगी तो फायदा किसको होगा? किसानों को। मामला पहुंचेगा क्या? विकसित देशों के द्वारा। जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारे के सारे देश, ये सारे के सारे देश जो नॉर्वे फिनलैंड जो है, ये दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा करते हैं। इनकी सरकार एक गेम खेलती है वहां। क्या गेम खेलती है? कि तुम दुग्ध उत्पादन बंद करो तो मार्केट में एक तरह से वहां के किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, लेकिन व्यापार में ये विसंगतियां पैदा करने वाली कंडीशन कही जाती है, जिसकी शिकायत कहां की जा सकती है। ठीक है, अब भारत का MSP ऑलरेडी विवाद का मुद्दा बना हुआ था कि सरकार बाजार में सप्लाई रोकने का काम करती है सारी फसल को स्वयं खरीद कर। अगर यही सप्लाई बाजार में गेहूं की हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतें कम हो सकती हैं और उसका लाभ आम जनता को हो सकता है। ठीक है, मामला जब ज्यादा अटकने लगा तो भारत ने ऑलरेडी क्या किया कि एक एक्ट पास कर दिया। ठीक है, एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था क्या? अधिनियम बना दिया, कानून बना दिया भूख से सुरक्षा के लिए। ठीक है, अधिनियम बना दिया, कानून बना दिया। क्यों भारत ने बना दिया? क्योंकि WTO का एक प्रावधान यह भी कहता है कि अगर गरीबी और भूखमरी जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उसके संदर्भ में अगर कोई भी नीति बनाई जाती है जो व्यापार को अवरुद्ध भले ही करती हो, उसको WTO में चैलेंज
नहीं किया जा सकता है। नतीजा क्या हुआ? जब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है तो भारत ने तो कानून बना दिया कि हमारे यहाँ तो भुखमरी है। हम अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ये फसल खरीदते हैं, व्यापार को अवरुद्ध करने के लिए नहीं खरीदते। और इसलिए भारत तो बच गया। अब भारत बच गया, अगर इनकी सिफारिश को भी अगर भारत मान लेता तो पूरा का पूरा गेहूं भारत को स्वयं खरीदना पड़ता, और जब स्वयं खरीदना पड़ता तो हो सकता था कि विकसित देश विरोध में आ जाते। नहीं आई कहानी समझ में? नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्यों आया? हमने क्या कहा? WTO ऑर्गेनाइजेशन है, तो व्यापार में अगर कोई विसंगति पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, रोकने का काम करता है, जैसे निर्यात पर रोक लगा दी या आयात पर रोक लगा दी, तो कार्रवाई कौन करेगा? उसकी शिकायत कर दो WTO में कि भैया भारत ने निर्यात पर रोक लगाई है, आयात पर रोक लगाई है, सप्लाई नहीं होने दे रहा है। तो रोक नहीं सकते हैं आप। अब रोक नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है भारत के लिए तो समस्या है, और भारत के लिए समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की मांग तो है ही भारत के। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की मांग है तो भारत स्वयं खरीद लेता था पहले MSP पर। अब जब MSP पर खरीद लेता था भारत तो उसको चैलेंज किया जाता था उस कंडीशंस में कि भाई MSP पर इसलिए खरीदता है क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम हो जाए, और खुद भंडार करके बैठा रहता है। ठीक है, तो भारत ने WTO के ही एक क्लॉज का सहारा लिया। ठीक है, WTO के ही एक क्लॉज का सहारा लिया, और उस क्लॉज में लिखा हुआ है कि गरीबी भुखमरी के लिए कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो उसको WTO में चैलेंज। भारत ने ये एक्ट पास कर दिया, कर लो चैलेंज तुम मेरे MSP को। उसने कहा क्या कि भाई हम तो जो है अपनी गरीबी और भुखमरी के लिए कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य रखे हुए मेरे सामने। तो जब लोगों का पेट भरेगा तभी तो विकास के बारे में सोचेगा। हम तो उसका पेट भरने का काम कर रहे हैं। आप कह दो सतत विकास लक्ष्य फाड़ देते हैं तो फाड़ देते हैं। दावे से भारत ने बोला, मुंह बंद कर दिया। अब भाई खरीदता तो है ही, तो सारी तो नहीं खरीदता है, लेकिन अगर 67% की सिफारिश आ गई होती, जैसे 80 करोड़ लोगों को भारत ने खाना खिलाया कोविड के समय, अब 80 करोड़ लोगों को हर साल खाना अगर खिलाएगा तो सारा का सारा खाद्यान्न किसको खरीदना पड़ेगा? तो विश्व में हाहाकार नहीं मच जाएगी? भारत का गेहूं चावल बाहर भी तो जाता है, तो हाहाकार मच जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये विवाद ना आए, इसलिए सिफारिश को भारत ने कहा चलो छोड़ो, दस्ते में हम APL में रखे हुए हैं, अगर मुझे लगेगा तो कोविड के समय हम आम जनता को दे सकते हैं। हमने इस तरह का प्रावधान कर रखा है। क्लियर? अब जाहिर सी बात है इसके लिए FCI की एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। किसकी? FCI। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, निगम की स्थापना FCI एक्ट 1964 के अनुसार के अंतर्गत 1965 में की गई। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। स्वायत्तशासी निकाय है। क्या है? यह एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसके कार्य हैं नंबर 1, सरकार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस व्यवस्था के लिए खाद्यान्न की खरीद करना। ठीक है। दूसरा, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष भंडारण को निर्यात करना। पीडीएस समझते हैं ना क्या होता है? सरकारी दुकानों की एक श्रृंखला जिसके माध्यम से सस्ते दरों पर खाद्यान्न या गैर खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कही जाती है। सस्ती दुकानों की एक श्रृंखला है, सरकारी दुकानों की। ठीक है। सरकार के लिए बफर स्टॉक को बनाए रखना, स्टॉक एवं रणनीतिक स्टॉक को बनाए रखना। ठीक है। बफर स्टॉक दो तरीके से होता है। स्टॉक दो तरीके से करता है एफसीआई। दो तरीके से स्टॉक करता है यहां पर। ठीक है। नंबर एक स्टॉक करता है वो तरीका है कार्यशील स्टॉक, एक रणनीतिक स्टॉक। इसमें सरकार की समस्त योजनाओं के लिए रखा गया खाद्यान्न शामिल होता है। ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिया जाने वाला खाद्यान्न। के अंतर्गत दिए जाने वाला खाद्यान्न। खाद्यान्न को रखा जाता है। दूसरा, रणनीतिक स्टॉक। यह स्टॉक आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए रखा जाता है। स्थिति से निपटने के लिए रखा जाता है। के लिए रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? आकस्मिक कंडीशन से निपटने के लिए रखा जाता है। इसमें 5 मिलियन टन गेहूं और चावल, 3 और 2,
को बनाए रखना होता है। ठीक है, दो तरह से स्टॉक रखती है गवर्नमेंट, एक रणनीतिक स्टॉक और एक मतलब कार्यशील जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, याद रखेंगे। इसी को निर्यात करने का काम वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, 3-3 माह के अंदर उसका मुआयना किया जाता है। खाद्यान्न को अगर खराब हो रहा है तो उसको निकाल कर फिर नया स्टॉक किया जाएगा वहां पर। तो आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक तरह से बनाए रखा जाता है। कितने मिलियन टन? 5 मिलियन टन खाद्यान्न हमेशा ही गवर्नमेंट के पास स्टोर में रहता है, जो स्ट्रेटजिक एक तरह से स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो एक तरह से कार्यशील है योजनाओं के संचालन के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, उसके लिए यहाँ पर खाद्यान्न का भंडारण करके रखती है सरकार। और इस तरह से एफसीआई ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके लिए एफसीआई दो तरह की कीमतें सरकार से आरोपित करती है। ठीक है, एफसीआई की जो लागत है वो ऐसे निकाली जाती है फिर। ठीक है, या आर्थिक लागत, एफसीआई की आर्थिक लागत भी कहते हैं इसी को। एफसीआई का आर्थिक लागत भी कहते हैं। एक आता है खरीद मूल्य। ठीक है, दूसरा आता है वसूली मूल्य, दूसरा आता है निर्गत मूल्य। या इशूड प्राइस। ठीक है, इसमें एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट प्राइस या वसूली मूल्य की लागत को भी शामिल किया जाता है। जैसे परिवहन की लागत होगी, भाई उसको लाएगा ना एमएसपी पर खरीद के, एमएसपी पर एक तरह से लाएगा तो लाने की कोई ना कोई तो लागत होगी ना उसकी। ठीक है, गोडाउन तक लाएगा, भाई किसी भी तरह से लाए, एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें होंगी, तो उसकी एक तरह से लागत यहां पर होगी। ठीक है, तो एमएसपी पर या वसूली मूल्य पर वो एक तरह से क्या है कि वसूली मूल्य के साथ में या एमएसपी के साथ में एक लागत और जुड़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवहन लागत हो गई आपकी। ठीक है, वेतन मजूरी, वो सब लागतें कौन सी हैं? ठीक है, और दूसरा क्या होता है, निर्गत मूल्य। ठीक है, निर्गत मूल्य का मतलब है इसमें एफसीआई इसमें एफसीआई अपनी रखरखाव की लागत प्लस परिवहन लागत, भाई अब इसके बाद दुकानों में जा रहा है, पीडीएस की दुकानों तक पहुंचाने की, लागत को शामिल किया जाता है।
ठीक है। तो याद रखना क्या कि आर्थिक लागत जो निकलती है वो क्या होती है? एक तो खरीद मूल्य की लागत, उसकी खरीद मूल्य की आर्थिक लागत में कौन सी लागत है? जो वसूली मूल्य और इन सबको एक तरह से खरीद कर ला रही है, परिवहन की लागत, वो सब लागत स्टार्टिंग में। फिर उसको कितने महीने रखेगी? गोडाउन में रखेगी, गोडाउन की कॉस्टिंग आएगी भाई। तुरंत के तुरंत तो सारा बट नहीं जाएगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक लंबे समय तक, और मेंटेन करना समय पड़ लगेगा। तो एक तो आ गई। अब उसके बाद में जब वो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जाएगा तो किस मूल्य को और आरोपित कर देगा? वो इसके बेस पर कर देगा। अब इसके बेस पर कर देगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? एफसीआई अपने रखरखाव की लागत, परिवहन लागत, इन सबको जोड़ेगा और जोड़कर सरकार से ये वसूल करेगा। सरकार से ये वसूल करेगा पूरे का पूरा कि भैया आप दे दो। इसीलिए तो ये कहा गया कि कैश पहुंचाइए लोगों के पास, कैश पहुंचाइए लोगों के पास। क्यों कैश पहुंचाने की बात आ गई? क्योंकि हमने गेहूं कितने में खरीदा था? आपको तो लगा क्या 2250 में अगर गेहूं खरीदा गया, किसके द्वारा? एफसीआई के द्वारा। अब इसकी जो एक तरह से लागत आती है, ये आती है 12 रुपया, ठीक है, पर केजी के हिसाब से, मतलब 1200 रुपया पर कुंटल। कितना पड़ गया ये? ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार की लागत 100 रुपया पर कुंटल मान लो, ये चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है। अधिकारी को देना वो सब चीजें 3500 रुपया सरकार को व्यय कितना करना पड़ रहा है पर कुंटल? 3500, 2200 किसानों को देना पड़ रहा है, ठीक है। सरकार 2 रुपए में और 3 रुपए में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही। अगर सरकार 3500 रुपया किलो के हिसाब से, 35 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दे उनको, तो क्वालिटी बेस्ड खाना नहीं खा लेंगे वो लोग, वो अलग बात है। तो महिलाओं को ट्रांसफर करो, अब वो भी दारू पी जाएगी। भाई अभी भी तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि प्रधानाचार्य बेच दे रहे हैं, तो जिसको जो करना है वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप उनको पैसा दे दो ना कैश में। आप कैश में अगर पैसा दे दोगे 30-35 हजार रुपए उनको महीने का कि आपको ये खाद्यान्न खरीदना है, या फूड कूपन दे दो, कूपन दे दो 1000 रुपए का। वो 1000 रुपए का जो कूपन दे दो तो दुकानदार के पास में जाकर वो अपनी फसल अच्छी चीजें खरीद ले। बेचा क्यों जाता है? वो क्वालिटी खराब है, मुद्दा तो यही है ना, क्वालिटी खराब है, ठीक है। नहीं नहीं, क्वालिटी खराब आती है, और क्वालिटी खराब आती है इसी कारण से। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो बेहतर है। अगर उनको एक तरह से वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा दोगे तो वो खाएंगे उसको। और ऐसी कंडीशंस में ये एक तरह से क्या है कि अगर फूड कूपन वगैरह इनको दे दिया जाए तो समस्या का समाधान थोड़ी जगह, हर जगह हर चीज नहीं लागू हो सकती है। कहीं पर कैश दो, कहीं पर फूड कूपन दो, और जहां पर ना पहुंच पा रहा हो खाद्यान्न, वहां खाद्यान्न पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ, सर्दियां आई हैं, अब सर्दियां आई हैं, वहां तो खाद्यान्न पहुंचना, फूड कूपन भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आदमी नहीं पहुंच पाता है सर्दियों में, तो वहां तो खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की मजबूरी है। वहां के लोग तो खाएंगे ही खाएंगे। तो जहां जो व्यवस्था लागू हो वो करनी पड़ेगी सरकार को, तभी व्यवस्था में चीजें आएंगी, ठीक है। तो याद रखना, निर्गत मूल्य यही बस है सरकार से। आर्थिक मूल्य में कौन कौन सी है, ठीक है। ये एफसीआई के संदर्भ में है, नोट में लिख लेना। एफसीआई में
सुधार के लिए एफसीआई में सुधार के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया गया है। गठन 2015 में किया गया था। खाद्य मंत्री थे 2020 में, उनका संसद में एक बयान आया था कि एफसीआई में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर इसको जल्द से जल्द कंट्रोल ना किया गया तो एफसीआई व्यवस्था जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी। मंत्री कह रहा था और सदन में हर राज्यसभा में उन्होंने। अब आप सोचिए कि कितना भ्रष्टाचार है किसमें। इलाहाबाद में एफसीआई के एक जो है बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके यहाँ पर मैं रेंट पे रहता था। भ्रष्टाचार में चरम था, लेकिन जब मैंने रूम खाली किया था तो 25 पैसे भी ले लिए थे मुझसे। बुड्ढा वो बोलता नहीं है मुझे वो है? खरीद मूल्य और निर्गत मूल्य। अब देखो एफसीआई क्या है। एफसीआई मैंने लिखाया है यहां पर, एफसीआई मैंने लिखाया है क्या, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है अपने आर्थिक संचालन स्वयं कर रहा होगा, ठीक है। अगर जरूरत होगी तो सरकार इसकी सहायता, तो अब स्वयं एक तरह से जब कर रहा होगा तो उसके लिए फाइनेंस कहां से आएगा, तो कहीं ना कहीं से तो इसको फाइनेंस की व्यवस्था होती होगी। तो फाइनेंस की व्यवस्था एक तरह से करने के लिए यहां पर क्या होता है कि एफसीआई आर्थिक लागत को भी वसूलता है। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और वो आर्थिक लागत कैसे निकालता है? एक तो वो क्या करता है, खरीद मूल्य, जो खरीद मूल्य है अर्थात जो वसूली मूल्य है उस कीमत को जोड़ेगा, फिर उसमें क्या करेगा, परिवहन लागत वगैरह को, सारी चीजों को जोड़ेगा और गोडाउन तक पहुंचने के खर्चे को जोड़ेगा। एक तो डायरेक्ट रूप से सरकार ने कह दिया कि आज ही आप पहुंचा दो, तो वो खरीद मूल्य पर ही। लेकिन अगर उसके घर पर आ गया मामला और उसने स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने के लिए बिजली लगेगी भाई, उसमें सारी चीजें व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब वो कितने समय तक रखा, ठीक है, और कितने समय तक रखा, तो उस सारी कीमत को एक तरह से एफसीआई वसूलता है अपनी खर्चे चलाने के लिए। और उस सारी कीमतों को एक तरह से एफसीआई वसूलता है, जिसको कहता है क्या, इशूड प्राइस। अर्थात पीडीएस व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए जो लागत वसूली गई वो कौन सी है, निर्गत मूल्य है। अर्थात कौन सी, इशूड प्राइस के नाम से उसको जानेंगे, जो पीडीएस व्यवस्था तक पहुंची, दुकान तक पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कि वो खा जाए चाहे बेच दे, ठीक है। क्लियर हो गया दिव्या? खरीद मूल्य और निर्गत मूल्य। तो खरीद मूल्य एक तरह से समझ में आ गया, और निर्गत मूल्य ये एफसीआई की कीमतें हैं। एफसीआई सरकार से वसूल करने का काम करता है। तो चार चीजें आपको याद रखना है। एक तो क्या है, एमएसपी, ठीक है। एफसीआई से जुड़ी हुई कीमत कौन सी हो गई, एमएसपी, और वसूली मूल्य, और खरीद मूल्य, और यही हो गई ना एफसीआई से जुड़ी हुई चार चीजें। एफसीआई एमएसपी पर खरीदा किसानों से या वसूली मूल्य से किसानों पर, अब उसका एक तरह से खरीदते समय जो लागत लग गई, और फिर दुकान तक पहुंचाते समय बीच में कितने समय तक रोका है, तो ये सारी लागतें किसकी हैं, सारी वसूल कर लेता है किससे, एफसीआई से। तो पहला, किसानों की आय
को निश्चित करने के लिए, कीमत गिरने के लिए उसने क्या कर दिया, एमएसपी और वसूली मूल्य को जारी कर दिया। अब दूसरा फंडा आता है क्या, बीज। बीज ले लेते हैं, ठीक है, तो लिखिए बीज, ठीक है। बीज बीज तो बाद में तैयार करेंगे, पहले फसल तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फसलें दो भागों में बटी होती है, एक मौसम के आधार पर और दूसरा उत्पादन। मौसम के आधार पर लिखिए रबी की फसल कब होती है? सूरज कब अच्छा लगता है? तो रबी सर्दियों में अच्छा लगता है, इसलिए सर्दियों में बोई जाती है, याद रहेगा। लिखिए रबी, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें आती हैं। नंबर 1 गेहूं, जौ, मटर, गेहूं, जौ, मटर और चना, सरसों। इस शहरी लोगों के लिए होती हैं ये सब चीजें बताना। कुछ लोग होंगे यहाँ भी, ठीक है, गांव के लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शहरी लोगों को जरूरत पड़ जाती है। दूसरा लिखिए खरीफ की फसल। खरीफ, हाँ, मौसम के आधार पर खरीफ। यह फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत धान, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, अरहर, सोयाबीन, तिल,
चलिए छोड़िए, इत्यादि फसल की फसल, जायद की फसल। हाँ, यह फसल जून जुलाई ठीक है, मार्च अप्रैल में भी होता है, जून जुलाई से चालू हो जाता है, ठीक है। यह फसल नहीं, जून जुलाई में कटाई काट ली जाती है। अरे भाई, बुवाई तो पता ही है, काट ली जाती है। इसके अंतर्गत है मार्च अप्रैल, बुवाई हो रही है मार्च अप्रैल में, कटाई हो रही है जून जुलाई। क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है, सभी पूरे भारत में नहीं होती है। भारत में अगर जाओगे दक्षिण भारत में, तो यही फसल जून जुलाई में एक तरह से काटी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां जुलाई में नहीं कट रही है, वहां चल रहा है। काटी जाती है। इस फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फसलें आती हैं। उत्पादन के आधार पर नंबर 1, व्यापारिक फसलें। नंबर 1, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें, यह फसलें व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए यह फसलें व्यापारिक उद्देश्य के लिए बोई जाती हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर, मूंगफली। गन्ना, चुकंदर, मूंगफली। दूसरा है मिश्रित कृषि। जब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाए, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि कहते हैं। तीसरा लिखिए, बागवानी फसल। मिश्रित कैसे, जैसे खेती के साथ गाय और भैंस भी पाले जाए, ठीक है। तो मैंने व्यापारिक कहाँ कहा उसको, एक मिनट, मैंने व्यापारिक तो कहा नहीं। मिश्रित कृषि एक अलग प्रकार की कृषि है। जैसे भारत में मिश्रित कृषि चलती है और व्यापारिक कृषि भी चल रही है। कुछ लोग व्यापारिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं पैदा, कुछ लोग मिश्रित कृषि कर रहे हैं। अब उन उत्पादों को वो एक तरह से क्या करते हैं, घी, दूध, उन सबको बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा रहे? हाँ, तो मिश्रित एक तरह से फसल है ना ये, ठीक है।
मिक्स्ड क्रॉप भी एक तरह, किसमें? व्यापारिक फसलों में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बागवानी फसल। बागवानी फसल, इसे भविष्य की फसल भी कहा जाता है। भविष्य की फसल भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें एक बार लागत लगती है। इसमें एक बार लागत लगती है एक बार लागत लगती है और उत्पादन बार बार होता रहता है। उत्पादन बार बार होता रहता है। बार बार होता रहता है। जैसे फूल की खेती, फूल, बांस की खेती। ठीक है, बीज के प्रकार लिख लीजिएगा। बीज के प्रकार, हेडिंग डाल दीजिएगा बीज के प्रकार। ठीक है, बीज के प्रकार वो वृक्ष हैं। बीज के प्रकार, नंबर 1 प्रजनन बीज। नंबर 1 प्रजनन बीज। प्रजनन बीज, इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के बीज का उत्पादन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा किया जाता है। नंबर 2 बीज फाउंडेशन बीज। फाउंडेशन बीज, इसका उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम, इसका उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम तथा स्टेट फार्मर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, इंडिया द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज प्रमाणित बीज फाउंडेशन बीज से तैयार किए जाते हैं। फाउंडेशन बीज से तैयार किए जाते हैं और इन बीजों को मान्यता
राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा दी जाती है। हेडिंग डाल दीजिएगा राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में 63 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में काम करती है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करती है। पूर्ण स्वामित्व में कार्य करती है और बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह संस्था प्रशिक्षण प्रदान करती है और बीजों का प्रमाणीकृत भी करती है। और बीजों का प्रमाणीकृत भी करती है। प्रमाणीकृत भी करती है। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम। अब एक चीज और लिख लीजिएगा, कुछ संस्थान और पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो उनको भी लिख लीजिएगा। कृषि से जुड़े हुए संस्थान। कृषि से जुड़े हुए संस्थान। नंबर 1 है राष्ट्रीय बागवानी। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। दूसरा लिखिएगा काजू अनुसंधान निदेशालय, पुतूर कर्नाटक। काजू अनुसंधान निर्देशालय, पुतूर कर्नाटक। नेक्स्ट है गन्ना प्रजनन संस्थान। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु। प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। राष्ट्रीय चावल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा।
नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली, पूसा 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 नहीं पूसा, अरे पूसा, ये बिहार का एक गांव था, ठीक है, शिफ्ट किया गया था इसको नई दिल्ली। नेक्स्ट लिखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर, कल्याणपुर कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये तो कई बार पूछा भी है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। फिलीपींस। नोट में लिख लेना दक्षिण एशिया का केंद्र बनारस में खोला गया है। दक्षिण एशिया का केंद्र, इसका संस्थान का क्या, दक्षिण एशिया का केंद्र बनारस में खोला गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम, बागवानी बोर्ड गुरुग्राम। नेक्स्ट केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली। नेक्स्ट नारियल विकास बोर्ड कोच्चि, नारियल विकास बोर्ड कोच्चि। नेक्स्ट काजू एवं कोको विकास निर्देशालय, काजू एवं कोको विकास निर्देशालय कोच्चि। एक और लिख लीजिएगा सुपारी एवं मसाला विकास निर्देशालय, सुपारी एवं मसाला विकास निर्देशालय कोझीकोड, कोझीकोड। हाँ
ठीक है, कालीगढ़, कोझिकोड। देखो ये जो मैंने लिखाए हैं भाई, ये हम छांट कर नहीं लाए हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में इनकी बात लिखी है। अब भगवान पे छोड़ देना अगर इसमें से नहीं आता है तो, ठीक है भाई। देखो इकोनॉमिक सर्वे में इनकी चर्चा की गई कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, तो हमने एक जगह लाके आपको दे दिए एग्रीकल्चर वाले जो संस्थान है जो चर्चा में आए, ठीक है। बनारस वाला इसलिए लिखा दिए हैं क्योंकि मोदी जी उसका उद्घाटन करने गए थे। अब मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए भाई वो फिलीपींस वाला अंतर्राष्ट्रीय भी चर्चा में आ गया, तो इनकी चर्चा उसमें की गई है। और उसमें की गई है तो है तो ये कम से कम 1000। अब 1000 तो याद कर नहीं सकते हो, तो ये इसी में से ही अगर पूछेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो फिर मानकर चलिएगा कि कुछ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा उर्वरक, बीज हो गए, उर्वरक, उर्वरक, पहला पॉइंट लिखिएगा ऐतिहासिक रूप से देश का पहला उर्वरक कारखाना कहां खुला था? देश का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट, तमिलनाडु के रानीपेट, वैसे तो लिखाना चाहिए था ज्योग्राफी में ये सब चीजें, लेकिन मेरी मजबूरी बन जाती है क्योंकि बताया गया कि हम ये आपके ऊपर सर फूटेगा, ठीक है। रानीपेट, तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के द्वारा, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के द्वारा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। जिसमें प्रमुख संस्थान कार्य कर रहे हैं, नंबर 1 भारतीय उर्वरक, नंबर 1 भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय उर्वरक निगम इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला, और यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। उर्वरक के मामले में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसके कई शाखाएं हैं, जिसमें प्रमुख नंबर 1 सिंदरी,
सिंदरी। प्रमुख एक सिंदरी में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। कहाँ है सिंदरी? झारखंड धनबाद के पास। - 1951 में ही एस्टेब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट लिखिएगा, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम, कोष्टक में लिखना इफ्को। इफ्को इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसके अंतर्गत कई शाखाएं कार्य कर रही हैं। जैसे नंबर 1 फूलपुर यह सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता और विपणन कंपनी है। दूसरा है फूलपुर, पता है ना? हाँ। दूसरा है, लिखिएगा, गुजरात में कलोल फूलपुर और कलोल। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। दूसरा हो गया, इसका मुख्यालय और लिख लीजिए नई दिल्ली है, जरूरत है नहीं वैसे इफ्को का, ठीक है, अगर लिखना है। दूसरा लिखिएगा, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव कृषक भारतीय कोऑपरेटिव क्रेभको। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्रेबको का सबसे बड़ा कारखाना गुजरात के क्रेबको का सबसे बड़ा कारखाना गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। हजीरा, हजीरा, कलोल हजीरा, दो याद रखना। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। स्थान पर स्थापित किया गया है। नोट में लिख लीजिएगा उर्वरक के संदर्भ में 3 आपको याद रखना है, इफ्को और क्रेबको, ठीक है। एक सिंदरी वाला नोट में लिख लेना। भारत में यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग, भारत में यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में किया जाता है। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट है। डाई अमोनियम फास्फेट है, DAP। यूरिया और DAP में सबसे बड़ा अंतर यह है, यूरिया और DAP में सबसे बड़ा अंतर यह है, सबसे बड़ा अंतर यह है यूरिया और DAP में सबसे बड़ा अंतर यह है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि DAP में 46% फास्फोरस होता है। 46% फास्फोरस होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि भाई कितने परसेंट क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।
इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस समय बनने वाला था ये, लेकिन ये बन नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि सब सहमत नहीं हुए। ठीक है, सब सहमत नहीं हुए, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। नतीजा ये हुआ कि आईटीओ के ही कब्र पर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि धरातल तो रखी जा चुकी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था गैट। ठीक है, गैट क्या देखता था? वस्तु और सेवा के व्यापार का कोई अवरोध ना करे। किसका? वस्तु का एक तरह से व्यापार